गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम समझने वाले हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है और उसका निकास कहां पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात हमको यह समझना है कि गोदावरी का बेसिन किस लिए फेमस है। गोदावरी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहां से होगा, त्र्यंबकेश्वर पीक से होगा। याद करना है, सब कुछ माइंड में सेट करना है। त्र्यंबकेश्वर पीक से होगा। कौन से शहर से होगा? नासिक के समीप से। कहां पर इसका निकास होगा बेटा? पहला पॉइंट ये तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर इसके डेल्टा बन रहे हैं, कहां पर ये वितरिकाओं में बट रही, तो एक शहर है यहाँ पर बेटा। कि जब बेटा आपसे दक्षिण गंगा पूछा जाए, समझ गए, तो आपको दक्षिण की गंगा पूछा जाए बेटा, देखो जरा, दक्षिण की गंगा ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, है ना, ऐसे पूछ लिया जाए, ये की शब्द लग गया, यहां पर बेटा हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जो भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जिसका नाम है गोदावरी नदी। और आप सभी जानते हैं कि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, या हम सबसे बड़ी नदी भी बोल सकते हैं। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम समझने वाले हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है और उसका निकास कहां पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात हमको यह समझना है कि गोदावरी का बेसिन किस लिए फेमस है। गोदावरी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। डिफेंस का एग्जाम आप दे रहे हो या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप देखेंगे रिवर से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते। तो उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर आप सामने चित्र एक देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी का स्ट्रक्चर है। गोदावरी बेसिन जो है, बेसिन का मतलब बेटा होता है कि उस नदी के द्वारा जो सिंचित प्रदेश होगा, जहां पर कृषिगत कार्य किए जाते हैं, उसे हम बेसिन कहते हैं। और ये बेसिन केवल गोदावरी से नहीं, गोदावरी की सहायक नदियों से भी निर्मित होता है। तो जब हम इस बेसिन को, इस अपवाद तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेट आने वाले हैं जो इस बेसिन में पड़ते हैं। ये गोदावरी नदी के बारे में आप देखिए जरा, यहां पर आपका टॉपिक क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर गोदावरी नदी हम पढ़ने चल रहे हैं। गोदावरी नदी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे। अगर हम गोदावरी नदी प्रणाली को समझने का प्रयास करें, यहां पर देखिए आप, ये जो गोदावरी है, गोदावरी नदी बेटा, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, समझ रहे हैं, यहां पर याद देख रहे हैं। आपने नाम सुना होगा त्र्यंबकेश्वर पीक का नाम सुना होगा, त्र्यंबकेश्वर चोटी बोलते हैं। महाराष्ट्र है बेटा, MH यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक है और इस नासिक के समीप यहां त्र्यंबकेश्वर चोटी। और ये जो त्र्यंबकेश्वर चोटी आप देख रहे हैं, इसी त्र्यंबकेश्वर पीक से महाराष्ट्र में उद्गम होता है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि किस पीक से, किस चोटी से उद्गम हो रहा, तो त्र्यंबकेश्वर आपको बोलना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है किस शहर के समीप से उद्गम हो रहा बेटा, तो आपको बोलना है नासिक के समीप से। और ये नदी आप देख रहे हैं ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही बेटा। इसका अपवाह तंत्र जो है ये जैसे पश्चिम साइड में है ना, पश्चिमी घाट में बेटा, और ये इधर पूर्व की तरफ जा रही है। ये पूर्व की ओर जब जा रही है बेटा, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। आप देखिए जरा, इसको समझने का प्रयास करें, कहां पर गिर रही है, तो आप बोलोगे सर बे ऑफ बंगाल में। ये आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में गिर रही, बंगाल की खाड़ी में। जब बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती गोदावरी नदी, तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। इसके मुहाने पर एक शहर बसा हुआ है पुडुचेरी का, जिसे हम लोग यनम के नाम से जानते हैं बेटा। इसके मुहाने पर एक शहर बसा हुआ है जिसको हम लोग यनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यनम। ये पुडुचेरी का है, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी राज्यों में तो इसका अपवातंत्र है ही,
केंद्र शासित प्रदेश में भी इसका अपवाह तंत्र पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात समझना यह है कि जब हम इस नदी के मुहाने पर पहुंचते हैं, जब ये सागर में प्रवेश कर रही होती, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही होती है, तो इसका जो डेल्टा है ना, राजमुंदरी के पास में कई वितरिकाओं में बढ़ जाता है। राजमुंदरी एक प्लेस है बेटा, उस राजमुंदरी में जो पूर्व की तरफ वितरिका चलती है, जलधारा चलती है, उसे गौतमी के नाम से जाना जाता है। गौतमी गोदावरी की ही वितरिका है। और जो पश्चिम की तरफ, उसे वशिष्ठ, वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। मतलब दोनों में नाम में चेंज है, तो एक पूर्व है एक पश्चिम। तो कई वितरिकाओं से होते हुए ये नदी ऐसे सागर में, बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करती है। तो राजमुंदरी के पास डेल्टा का निर्माण कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये महाराष्ट्र से देखो चल रही है, महाराष्ट्र है ना, आगे आप बढ़ रहे हो तो बेटा यहाँ तेलंगाना भी आपको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला स्टेट भी मिल जाएगा, आंध्रा मिल जाएगा, आप देख रहे हैं आंध्रा, और आगे ये पुडुचेरी आप देख ही रहे। इतने स्टेट से होते हुए केंद्र शासित प्रदेश यनम को टच करते हुए निकल जाती है। लेकिन जब हम इसके बेसिन की चर्चा करते हैं तो फिर इसकी सहायक नदियों को भी शामिल करते हैं उसमें, और जब हम उसको शामिल करने का प्रयास करते हैं तो फिर बेटा अन्य स्टेट भी इसमें जोड़ना चालू हो जाते हैं। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो गोदावरी नदी है, इसका उद्गम कहां से होगा? त्र्यंबकेश्वर पीक से होगा। याद करना है, सब कुछ माइंड में सेट करना है। त्र्यंबकेश्वर पीक से होगा। कौन से शहर से होगा? नासिक के समीप से। कहां पर इसका निकास होगा बेटा? पहला पॉइंट ये तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर इसके डेल्टा बन रहे हैं, कहां पर ये वितरिकाओं में बट रही? तो एक शहर है यहां पर बेटा, उसको बोलते हैं राजमुंदरी। राजमुंदरी है ना, राजमुंदरी के पास ही वितरिकाओं में बढ़ जाती। पूर्व की तरफ गौतमी, पश्चिम की तरफ वशिष्ठ। ध्यान रखेंगे गोदावरी। ये गोदावरी नदी की जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बेटा, यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको समझना है, यहां पर पीछे देखो कुछ बातें यहां लिखी हैं गोदावरी नदी प्रणाली के बारे में। इसका उपनाम दक्षिण गंगा, चलो ये साउदर्न गंगा। अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। आइए देखिए जरा, यहां पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब बेटा आपसे दक्षिण गंगा पूछा जाए, समझ गए, तो आपको गोदावरी बोलना है। तब आप क्या बोलोगे बेटा? गोदावरी नदी को बोलते हैं, गोदावरी नदी को। अच्छा, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं बेटा, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ये भी। लेकिन अगर आपसे दक्षिण की गंगा पूछा जाए बेटा, देखो जरा, दक्षिण की गंगा ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, है ना, ऐसे पूछ लिया जाए, ये की शब्द लग गया, तो यहां पर बेटा हो जाएगा कावेरी। ध्यान रखना, कावेरी नदी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कावेरी नदी हो जाएगी। राइट, आप यहां पर बता पाएंगे, ये आपको पॉइंट ध्यान देना है। तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को बोलेंगे, और दक्षिण की गंगा, की से का कावेरी जोड़ देना, का से का जोड़ देना, भूलना नहीं है आपको। तो दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, समझ रहे बेटा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे देखो यहां पर, तो देखो गोदावरी नदी प्रणाली में देख रहे हैं उपनाम दक्षिण गंगा है, लगभग 1465 किलोमीटर लंबाई है बेटा, देख रहे हैं। भारत की दूसरी, देख रहे हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो पहली कौन सी है भारत की? तो गंगा है, वो तो फेमस है ना। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर गंगा नदी है, गंगा नदी। राइट, तो दूसरी कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वो है गोदावरी। ये दूसरी सबसे लंबी नदी बेटा गोदावरी, गोदावरी दूसरी और गंगा पहली, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखो बेसिन का आकार बेटा 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। यहाँ एक चीज ध्यान दो, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बेसिन बना रहा है। अभी मैंने बताया आपको कि बेसिन जो है नदियों और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर बनता है। बेसिन का मतलब होता है कि वो सिंचित प्रदेश होता है जहां पर कृषिगत कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप समझो जरा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, लेकिन अगर बेसिन के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा बेसिन है। यह माइंड में ध्यान रखना, समझ गए, इसको माइंड में सेट करना। आगे बढ़ते हैं,
यहां पर समझते हैं। अब दक्षिण गंगा आपसे पूछा जाए कौन सी नदी बेटा, तो बोलेंगे गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कौन सी नदी, तो बोलेंगे भाई कावेरी नदी। ये अंतर भी आप समझते रहना। आगे देखें, अब उद्गम, अभी मैंने आपको उद्गम बताया बेटा कि इसका उद्गम त्रयंबकेश्वर से होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत उसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं। ब्रह्मगिरी चोटी ना बोल देना इसको, एक्चुअल में ये स्थानीय भाषा है, समझ गया ना। आप इसको ना भी याद रखो तो केवल ये याद रखो त्रयंबकेश्वर। ये त्रयंबकेश्वर कहाँ पर बेटा, पश्चिमी घाट में है, नासिक के समीप है, महाराष्ट्र में। तो कभी कभी शहर पूछ लेता है बेटा, कभी कभी शहर पूछता है कि किस शहर के समीप से हमारी गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा, तो आपको नासिक बोलना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी कभी चोटी पूछता है, पीक पूछता, तो आपको ये त्रयंबकेश्वर पीक बोलना होगा, राइट। फिर समुद्र में गिरना, तो कौन सी खाड़ी में गिरेगा, तो बंगाल की खाड़ी में। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती, यानी यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी नदियां बेटा बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती। किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और जो बेटा पश्चिम की साइड में गिर रही नदियां है ना, अरब सागर में, अरबियन सी है, राइट, अरबियन सी। इस अरब सागर में जो नदियां गिर रही हैं वह एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी, एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे, यह नदियां एस्चुअरी का निर्माण कर रही हैं, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना। और जो पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती वो सभी डेल्टा का निर्माण करती। जैसे आपने पढ़ा भी है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बना रहा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा, है ना, ये चीज। अब यहां पर आ जाओ, बहाव की दिशा क्या है बेटा, देखो पश्चिम से पूर्व है, देख रहे हैं, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। वही नदी देख रहे हैं दक्कन पठार को पार करते हुए आगे बढ़ रही, ठीक है, चलो ये भी हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, नदी किन किन राज्यों से बह रही, तो यहाँ नदी के अपवाह तंत्र की बात हो रही, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही, यानी उसमें जो उसकी सहायक नदियां उसको भी शामिल किया जाएगा, समझ रहे। यहाँ पर जो गोदावरी नदी है बेटा, गोदावरी है ना, रिवर सिस्टम, देखो यहाँ सिस्टम शब्द लिखा जा रहा, गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र जो है वो किन किन राज्यों से है। वैसे स्पेशली अगर देखोगे तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो बेटा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और साथ में ये पुडुचेरी, इतना बोल सकते हो मात्र, समझ गया, ये पॉइंट बोल सकते हो। कौन कौन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नीचे पुडुचेरी, पुडुचेरी का यनम भाग है ना, यहाँ पर ये 4 पॉइंट आप बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बेसिन की बात कर रहे हैं, रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसकी सहायक नदियां जो आ रही वो भी बगल के राज्यों को टच कर रही, तो वहां पर भी उसके बेसिन का विस्तार मिलता, तो हम ओडिशा भी जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश भी, कर्नाटक भी जोड़ेंगे, तो ये गौड़ रूप में आप बोल सकते हैं, समझ गए। तो इतने राज्यों में इसका अपवातंत्र मिलेगा। 48.7% तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आप यहाँ देख रहे हैं, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23.7% बेटा, छत्तीसगढ़ में 12.4%, ओडिशा में 5.7%, मध्य प्रदेश में 7.8%, कर्नाटका में 1.4%, पुडुचेरी में आप देख रहे हैं 0.01%, चूंकि इसके मुहाने पर यनम बसा हुआ है। वो पुडुचेरी का एक जिला है, एक्चुअली पुडुचेरी में 4 जिले हैं भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में, जिले 4 है लेकिन विस्तार 3 राज्यों में, उसमें एक जिला यनम है जो आंध्र प्रदेश में आता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है, राइट, इतना आपको ध्यान रखना है। बोलो यहां तक आप बात बता पाएंगे। फिर आप यहां पर पुडुचेरी जैसे आपने देख लिया, तो उसके बाद आप देखो आगे बढ़ते, यहां से क्वेश्चन आइए। अब नदी बेसिन से संबंधित ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देख लो भूगोल में। तो अगर देखा जाए इस रिवर सिस्टम को और हम पहाड़ियों को देखें, पश्चिमी घाट गुजरात की तापी नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो उस में जो पर्वत श्रेणियां पड़ रही हैं वो इस बेसिन को प्रभावित करेंगी। तो वहां पर आप देखो इसके उत्तर में महादेव और सतमाला पहाड़ियां हैं,
महाराष्ट्र में, समझ रहे, जब आप जा रहे हैं तो सतमाला पहाड़ी कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, समझ रहे हैं। और महादेव कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल मध्य भारत में जब आप आओगे एमपी में तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र में जब दक्कन ट्रैप में जाते हो तो अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इस तरह की पर्वत श्रेणियां, सतमाला मिलता। तो इसके उत्तर में सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में, महादेव जो हिल्स है यहीं पर महादेव में एक पीक है बेटा धूपगढ़, जो बोलते कि मध्य प्रदेश की है ना सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, या सतपुड़ा रेंज की आप बोल सकते हैं, तो ये वहां पर है। फिर उत्तर पश्चिम में आप देखते हैं अजंता रेंज, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र में है। पश्चिम में उत्तरी सह्याद्री, देखो पश्चिमी घाट को पुराणों में बेटा सह्याद्री बोला गया, तो जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है वो उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूर्व व दक्षिण पूर्व में इस बेसिन के ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वी घाट जिसको हम लोग बोलते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार क्रमिक रूप से नहीं बेटा, वो कटा फटा विस्तार उसका है। दक्षिण में बालाघाट रेंज है, महाराष्ट्र में ही है, आप जानते हैं, है ना। आंतरिक भाग में महाराष्ट्र पठार है, ये आप देख रहे हैं 300 से 600 मीटर पूर्व की ओर इसका ढलान है। अब यहाँ पूर्वी भाग में देखो तो बेटा दंडकारण्य पर्वतमाला है, पूर्वी भाग में से घिरा है ये। इसके बाद गोदावरी डेल्टा को आप देखो तो मैंने आपको बताया कि गोदावरी का डेल्टा राजमुंदरी से कई भी तरीकाएं कट जाती आंध्र प्रदेश में। तो जो पूर्व की तरफ है वो गौतमी, जो पश्चिम की तरफ है वो वशिष्ठ, है ना। तो ये कहते हैं कि देखो गोदावरी डेल्टा को राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के पास बनता है। विशेषता क्या कि अत्यधिक उर्वर और सघन कृषि योग्य क्षेत्र है। कई इसकी वितरिकाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती। धान, राइस बाउलअप, एपी आप लिखा हुआ देख रहे हैं। नारियल है, गन्ना की खेती, मतलब धान, नारियल, गन्ना, इस तरह की खेती की जा रही है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। खासकर इस बेसिन में धान खूब हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी में बेटा 3 नदियां बताऊंगा, वहां से हमेशा क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट साइड में बेटा अगर आप जाओगे तो प्राणहिता इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। लेफ्ट साइड में इंद्रावती इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछी गई नदी है कि मैं बता नहीं सकता आपको, तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। लेफ्ट में प्राणहिता और इंद्रावती, और राइट साइड में मंजरा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या ध्यान रखना है आपको, ये प्राणहिता ध्यान रखना है और दूसरा इंद्रावती, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, प्राणहिता और इंद्रावती। बाकी सब याद कर लो तो अच्छी बात है। यहाँ पर प्राणहिता जो है बेटा ये पेनगंगा और वेनगंगा कामा वर्धा का संयुक्त प्रवाह है, इनके मिलने के बाद। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, प्राणहिता है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाएं किनारे में की सहायक नदी में देखो बेटा मंजरा है, मूला है, मुथा, कुंडा, लेकिन मंजरा आपको याद रखना है, मंजरा। अच्छा, ये नदी ऐसे बह रही बेटा, ठीक है, तो दाएं किनारे में तो जो इधर से नदी मिलेगी वो मंजरा है, जो इधर से मिल रही वो प्राणहिता है, ठीक है, जो यहां से आके मिल रही वो इंद्रावती है। तो ये नदियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो बाईं तरफ से प्राणहिता और इंद्रावती मिल रही है और राइट साइड से मंजरा मिल रही है, आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। बाकी तो बहुत सारी नदियां हैं, आप सब कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन इनको याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मिट्टी देखो बेटा, इस बेसिन में कौन सी सॉइल पाई जा सकती है, खासकर अगर देखा जाए तो लाल मिट्टी लैटराइट है, ब्लैक सॉइल भी जब दक्कन के पठार से हो जाती है ना, तब आप ऐसा बोल सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी है, मिश्रित है, लवड़ी व क्षारीय मिट्टी के पैच मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर काली लाल लैटराइट मिट्टी फेमस है, ध्यान रखेंगे। अगर हम वर्षा देखें कि वर्षा का जल कैसे प्राप्त करती, किस मानसून से प्राप्त करती, तो बेटा हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती, उसी से ये वर्षा जल प्राप्ति है। देखो वर्षा जो है स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। पश्चिमी घाट में वर्षा 1000 से 3000 mm हो रही है, मिलीमीटर, आप देख रहे हैं। वहीं पर चक्रवातों का प्रभाव भी दिखता है। इंद्रावती बेसिन में 86% और प्राणहिता बेसिन में 88%, यानी चक्रवाती क्षेत्रों से भी ये नदी प्रभावित होती है, आपको ऐसा भी ध्यान रखना है। सांस्कृतिक अगर हम पहलू देखें, महत्व देखें, तो भारतीय धर्म में पवित्र नदी इसको माना गया। जैसे गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी, वैसे ये भी आप देख रहे हैं भारतीय धर्म में पवित्र नदी है। प्रमुख तीर्थ बेटा नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, भद्राचलम है, कुंभकोणम है, ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सातवें यहाँ पर आप देखो पुष्करम दक्षिण का कुंभ माना जाता है। यहाँ आप जानते हैं हर 12 वर्ष में मनाया जाता है, यानी लाखों भक्त पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। आपको पता होगा नासिक में जब आप जाएंगे तो वहाँ जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, प्रयागराज में लगता है, वैसे ही वहाँ महाराष्ट्र में भी लगता है, इसी नदी पर लगता है नासिक में जब आप जाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो
प्रमुख बांध व परियोजना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर परियोजनाएं बहुत सारी हैं, जैसे जायकवाड़ी है, श्री राम सागर परियोजना, पोलावरम परियोजना। लेकिन ये याद रखना बेटा, जायकवाड़ी परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना आपसे अक्सर पूछा जाएगा। आप ये सारे पॉइंट आप याद कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो जायकवाड़ी परियोजना आपको प्रोजेक्ट जरूर याद करना चाहिए। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो डेल्टा में तटीय क्षरण हो रहा है, बिल्कुल जहां पर सागर में प्रवेश करने वाली है। वहीं आप देखेंगे मानव निर्मित बांधों से पानी का बहाव कम होता है, बिल्कुल होगा। साथ में उद्योगों व शहरी क्षेत्रों से प्रदूषण हो रहा है, प्रवाह में कमी से जलीय जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। यानी पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए कि अगर कहीं भर भी है, अगर नेचुरल चीजों में मानव का हस्तक्षेप होगा तो डिस्टरबेंस होगा। तो वही चीजें हैं कि मानव को समझदारी के साथ काम करना है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है बेटा कि सबसे लंबी दक्षिण भारतीय नदी गोदावरी है, सबसे बड़ी इसकी सहायक प्राणहिता है, सबसे पवित्र स्थल त्र्यंबकेश्वर है, उद्गम ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट, ये त्र्यंबकेश्वर आप पीक बोलना बेटा, यहाँ समझ गए। बहाव दिशा पूर्व की ओर है, डेल्टा राजमुंदरी में बनता आंध्र प्रदेश में। बेसिन में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो साउथ वेस्ट मानसून है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो आपको बताई गई, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।